आदाब। गुज़िश्ता पोस्ट में हमने मिर्जा गालिब के कुछ खतूत पढ़े। एक अजीब तशनगी सी थी, दिल किया मजीद पढ़े। ढूंढे, मिल गए, सो आपके लिए हाजिर है। उन्वान है निजात का तालिब गालिब और तस्नीफ है इब्न इंशाकिर। मुलाहिजा कीजिए। लो मिर्जा तुफ्ताह, एक बात लतीफे की सुनो। कल हरकारा आया तुम्हारे खत के साथ एक खत कराची बंदर से मुंशी फैज अहमद फैज का भी लाया, जिसमें लिखा है कि हम तुम्हारी 7 साला बरसी मनाते हैं। जलसा होगा जिसमें तुम्हारी शायरी पर लोग मजमून लिखेंगे, बहस करेंगे, तुम्हारी जिंदगी पर किताबें छपेंगी। एक मुशायरा करने का इरादा है, तुम भी आओ और खर्चा आमदोरफ्त का पाओ। दिन की रोटी और रात की शराब भी मिलेगी। बहुत ख्याल दौड़ाया, समझ में न आया कि ये साहब कौन है, इनसे कब और कहाँ मुलाकात हुई थी। अगर शायर हैं तो किसके शागिर्द हैं। बारे मुंशी हीरा सिंह आए और दरियाफ्त हुआ कि उधर लाहौर और मुल्तान की अमलदारी में इनका नाम बड़ा मशहूर है। मुतवत्तन सियालकोट के हैं कि लाहौर से आगे एक बस्ती है जहाँ खेलों का सामान और शायर अच्छे बनते हैं। ऐसे कि न सिर्फ मुल्क के अंदर उनकी मांग है बल्कि दसावर को भी भेजे जाते हैं। इन मियां फैज के मुतालिक भी मुंशी हीरा सिंह ने बताया कि अक्सर यहाँ से दसावर भेजे जाते हैं, वहां से वापस किए जाते हैं, लेकिन ये फिर भेजे जाते हैं। उधर जो मावराए कफकाज रूस की सल्तनत है, वहां का वाली उनकी बहुत कदर करता है। अपने यहाँ इनाम 100,000 भी बख्शा है कि लेनिन इनाम कहलाता है और किसी किसी को मिलता है। यह कसीदा अच्छा ही कहते होंगे, लेकिन अपनी अपनी किस्मत की बात है ना। वली का किला आबाद था तो बादशाह का कसीदा और जवान बख्त का सहरा हमने भी लिखा था। ओफरान माब नवाब रामपुर की मद्दाह में भी अक्सर अशार लिखे और मलका विक्टोरिया का कसीदा कहकर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तवस्सुत से गुजराना, लेकिन कभी इतनी याफत ना हुई कि साहूकार का कर्जा चुकता करते। इतनी सरकारें देखी, आमदनी अब भी वही 162 रुपए 8 आने। फतूह का एतबार नहीं, आए आए ना आए ना आए। मुंशी हीरा सिंह ने ये भी बताया कि ये फैज अहमद फैज अंग्रेजान हैं, फिर भी आदमी नेक और शुस्ता जात के हैं। किसी मदरसे में लड़के पढ़ाते हैं। लड़के पढ़ाने वालों के मुतालिक मेरी राय कुछ अच्छी नहीं। वो मर्द मजहूल मुंशी अमीनुद्दीन खाते वाले भी तो पटियाले में राजा के मदरसे में मुदर्रिस था, लेकिन खैर ये आदमी अच्छे ही होंगे। खत तो बड़ी मोहब्बत और इरादत का लिखा है। शुरू खत में छापे के हरफों में इदारा यादगार गालिब भी मरसूम है। अच्छा, एक बात कल के खत में लिखना तो भूल गया था। मुंशी शिव नारायण से कहो कि दीवान का छापा रोक दें कि एक सौदागर किताबों का बुलाउद पंजाब से आया हुआ है। शिव नारायण से हमारी शर्त थी कि वो छापे तो 50 नुस्खे अहबाब में तकसीम करने और साहिबान आली शाह की नजर गुजारने से लिए बाएं ताएं तही से दस्ती और बेजरी इसे कीमतन लेंगे ताकि उस पर बार ना पड़े। लेकिन ये शख्स इस शर्त पर छापने को आमादा है कि हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो 5 नुस्खे हक के तसनीफ में हमको देगा, जबकि शिव नारायण और दूसरे मतबा वाले एक नुस्खा देते थे। बहुत इखलाक का आदमी मालूम होता है। आते हुए 2 शीशे शराब अंग्रेजी के भी लाया था। मैंने वादा कर लिया है। हाँ, तो वो सदी वाली बात रही जाती थी। इसी से देख लो कि अनासिर में इत्तेदाल की क्या हालत है। सोचता हूँ जाऊं कि ना जाऊं। हुंडी भेज देते तो कोई बात भी थी। बाद में ये लोग किराया आमदोरफ्त भी दें या ना दें। नहीं बाबा, नहीं जाता, मैं नहीं जाता। निजात का तालिब गालिब। खत नंबर 2।
سعادت و اقبال نے شاہ مرزا علاؤدین خان بہادر کو فقیر اسد اللہ کی دعا پہنچے، لو صاحب، یہ تمہارا پوتا فاروق مرزا کا بیٹا مرزا جمیل الدین علی انعام اور جاگیریں بانٹنے لگا۔ یہ حال اکمل الاخبار سے کھلا، تم نے تو نہ بتایا۔ لوہاروں سے میر اشرف علی آئے تو یہ بھی پتا چلا کہ عزیز لوہارو چھوڑ ادھر کہیں سندھ میں جا نوکر ہوا۔ پہلے سرکار علی کی پیشی میں تھا، اب کسی ساہوکارے کے کارخانے میں منصرم ہے۔ اتنی دور کیوں جانے دیا؟ نوابوں اور رئیسوں کے لڑکے سیٹھوں ساہوکاروں کے متصدی ہوئے۔ ہاں صاحب، شاہی لد گئی تو کچھ بھی نہ رہا۔ عالی شاید تخلص ہے، شعر کہتا ہوگا اللہ ترقی دے، کس سے صلاح لیتا ہے؟ ہاں تو وہ انعام جاگیر والی بات اکمل الاخبار والے مضمون میں تھا کہ سال بھر میں جو دیوان یا قصے کہانیاں وغیرہ قسم داستان امیر حمزہ کے چھپتے ہیں اسی عزیز کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ ان کو جانچتا ہے اور جو کلام پسندیدہ ٹھہرے اس پر انعام دیتا ہے، کسی کو 5,000 تو کسی کو 10,000، کسی کو کم بھی 1,000 2,000 بھی۔ یہ جو میرا اردو کا کلام کانپور میں چھپا ہوا ہے، مطبع والے نے باامید انعام بھجوایا تھا۔ وہ تو مضر تھا، اس کے ساتھ ایک قصیدہ بھی خوشخط لکھوا کر طلائی جدول کے ساتھ بھیجے گا، لیکن میں نے اسے ضروری نہ جانا کہ تعلقات میرے تم لوگوں سے عزیز داری کے کسی سے مخفی نہیں۔ میں تو اس کے بعد ہنڈی کے انتظار میں بیٹھا تھا، الٹا مطبع والوں کے نام لفافہ آیا کہ فارم بھر کے بھیجو، 6 جلدیں داخل کرو اور پھر مصنفوں کی کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مرزا جمیل الدین علی فقط انعام کی رقوم کا امانت دار ہے، فیصلے کا کچھ اور صاحبان علم کی رائے پر انحصار ہے۔ مطبع والے نے ان لوگوں کے نام دریافت کیے، اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب اکمل الاخبار کہتا ہے کہ ایک انعام سراج الدین ظفر کو ملا۔ میں سمجھا شاہ نے رنگون میں کلام چھپوا کر بھیجا ہوگا، لیکن بات جی کو نہیں لگتی تھی کہ وہ سرکار تو انعام دینے والی تھی۔ اب وضاحت ہوئی کہ یہ اور صاحب ان کے ہم نام ہیں لیکن شاعر اچھے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ایک اور صاحب نے انعام پایا لیکن ناخوش ہو کر لوٹا دیا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، کیسے متغنی لوگ ہیں۔ پورے 1,000 کا انعام تھا۔ صاحب میں دوبارہ لکھتا ہوں، اب وہ زمانہ نہیں کہ ادھر متھرا داس سے قرضہ لیا، ادھر درباری ملک کو مارا، ادھر خوب چند چین سکھ کی کوٹھی جا لوٹی۔ ہر ایک کے پاس تمسک مہری موجود، شہد لگاؤ چاٹو، پھر کبھی خان نے کچھ دے دیا، کبھی الور سے کچھ دلا دیا۔ میرا مختار کار بنیا سود ما بما چاہے، گویا سود جدا، مول جدا، چوکی دار جدا، بی بی جدا، بچے جدا، شاگرد پیشہ جدا، آمد وہی کی تھی۔ اب کے جو یہ بنیا پینشن کے مجتمع 2,000 لایا، اس نے اپنے پاس رکھ لیے کہ پہلے میرا حساب کیجئے۔ 7 کم 1,500 روپے اس کے ہوئے، قرض متفرق 1,100 روپے، 15 اور 1,100 2,600 روپے ہوئے، یعنی 2,000 مل کر بھی 600 روپے کا گھاٹا۔ یہ جو 1,000 روپے ان شاعر مستغنی الاحوال نے اپنے مقام سے فروتر پا کر لوٹا دیے ہیں، غالب غریب کو مل جاتے تو کم از کم اب تک کا قرض صاف ہو جاتا۔ اب وہ سرکاریں نہ رہی، کتاب چھپواؤ تو مطبع والا مشکل سے راضی ہوتا ہے، کہتا ہے اتنی جلدیں خریدو، اپنے دوستوں کے پاس بکواؤ، تب ہاتھ لگاتا ہوں۔ یہ تصانیف پر انعام و اکرام والا قصہ نیا ہے، اگر تم اس عزیز کو 2 حرف لکھ دو تو بڑی بات۔ اس بات کا میں برا نہیں مانتا کہ کلام ان کو یا ان کی کمیٹی کو پسند نہیں آیا، مروت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے
किसी और से ना कहता, तुमसे वाजिब जानकर कह दिया कि इतना ख्याल करते हो, मोहब्बत का धन भरते हो। राखिम गालिब। खत नंबर 3। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्यारा मेहदी आया, गजलों का पछतारा लाया। अरे मियाँ बैठो, शेरो शायरी का क्या जिक्र है, यहाँ तो मकान की फिक्र है। ये मकान 4 रुपए महीने का हर चंद के ढप का ना था, लेकिन अच्छा था। शरीफों का मोहल्ला है, पहले मालिक ने बेच दिया, नया मालिक इसे खाली कराना चाहता है। मदद लगा दी है, पाड़ बांध दी है, इसी 2 गज चौड़े सहन में रात को सोता हूँ। पाड़ क्या है, फांसी की कटकर नजर आती। मुंशी हबीबुल्लाह जका ने एक कोठी का पता बतिया था जो शहर से बाहर है। सवार हुआ, गया। मकान तो पुरफजा था, अहाता भी, चमन और गुल बूटे भी, लेकिन हवेली और महल सरा अलग अलग न थे, ज्योरी भी न थी। बस एक फाटक था, कमरे और कोठरियां खासी। कमरों के साथ कौल्खियों में चीनी मिट्टी के चूल्हे से भी बने थे। मालूम हुआ बैतुल खला है। साहिबान अंग्रेज इन पर चढ़कर बैठते हैं, एक जंजीर खींचते ही पानी का तड़ेड़ा आता है, सब कुछ बहा ले जाता है। अजीब कारखाना है। मैंने किराया पूछा और झटका 5 रुपए मंजूर। 1 रुपया जायद की कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन मालिक मकान का कारिंदा हंसा और बोला, अजी नहीं साहब, 5 रुपए नहीं मिर्जा साहब, 500 रुपए। मैंने कहा खरीदना मंजूर नहीं, किराए पर लेना है। वो मरूक सर हिलाकर कहने लगा, 500 किराया है और 2 साल का पेशकीश चाहिए, यानी 12,000 दो और आन उतरो। यहाँ चुतली खबर के पास धना सेठ ने हवेली ढाकर ऊंचा ऊंचा एक मकान बनाया, 2-2, 3-3 कमरे के हिस्से हैं। कल्याण को भेजा था, खबर लाया कि वो पगड़ी मानते। मैं हैरान हुआ। तुम्हें मालूम है मैं पगड़ी मामा कुछ नहीं पहना करता, टोपी से वरना सर नंगा। लोहारू वालों के हाथ से जो पगड़ी पार्सल हुई थी वो निकलवा के भिजवा दी कि देख लें और इत्मीनान कर लें कि मकान एक मर्द मुअज्जज को मतलूब है। वो उल्टे पांव आया कि ये दस्तार नहीं चाहिए, रकम मांगते हैं 10,000, किराया इसके अलावा 60 रुपए महीना। बड़े बद मामला लोग हैं। आखिर पगड़ी फिर संदूक में रखवा दी। ये मालिक का मकान कल आता है, देखिए क्या कहता है। मीरन साहब आए, शौक से आए, लेकिन ये गाने बजाने वालों में नौकरी का ख्याल हमें पसंद नहीं। मैंने देखा नहीं, लेकिन मालूम हुआ है कि कोठी में मशीनें लगाकर इसके सामने लोग गाते नाचते हैं, शेर पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं। लोग अपने घरों में एक डब्बा सामने रखकर सुन लेते हैं। बल्कि अब तो और तरक्की हुई है, एक नया डब्बा अंग्रेज कारीगरों ने निकाला है, उसमें घंटी है, उसे मरोड़ने पर सुनने के अलावा अरबाब निशात की शक्लें भी घर बैठे देख सकते। एक खत उनमें से एक जगह से मेरे पास भी आया था। आदमी तो यहीं के हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं। बहुत दिनों रखा रहा, आखिर एक अंग्रेजी खुआ से पढ़वाया। मुशायरे का दावतनामा था, कुछ हक्कुल खिदमत का भी जिक्र था। मैं तो गया नहीं, दोबारा उन्होंने याद किया नहीं। चूंकि पैसे देते हैं, सरकारों दरबारों की जगह इन लोगों ने ले ली है, जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। मीरन साहब मुझे जान से अजीज, लेकिन इन लोगों से सिफारिश क्या कहकर करूं कि सैयद ज्यादा है, उर्दू फारसी का शौक रखता है, इसे नौकर रख लो। अच्छा रख भी लिया तो कॉपी नवीसों में रखेंगे ना। मीर मेहदी है वो जमाना नहीं, अब तो अंग्रेज की पूछ है या फिर सिफारिश। हाँ, खत लिख लिया। अब महल सरा में जाऊंगा, एक रोटी शोरबे के साथ खाऊंगा। शहर का अजब हाल है, बाहर निकलना मुहाल है। अभी हरकारा आया था, खबर लाया कि हड़ताल हो रही है।
हाट बाजार तो बंद है, लड़के जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कभी कभी लड़कों और बरकंदाजों में झड़प भी हो जाती। मीर मेहदी, मालूम नहीं इस शहर में क्या होने वाला है। मीरन को वहीं रोक लो। मीर सरफराज हुसैन और मीर नसीरुद्दीन को सलाम। निजात का तालिब, गालिब। खत नंबर 4। मुंशी साहब मियां दाद खां सैयार, ये खत नवाब गुलाम बाबा खान के तवस्सुत से भेज रहा हूँ कि तुम्हारा तहकीक नहीं इस वक्त कहाँ। अशरफुल अखबार तुम्हारे नाम भिजवाया था, वो वापस आ गया कि मकतूबुल लय शहर में मौजूद नहीं। इस अखबार के मुहतरम साहब कल आए तो कुछ अखबार बलाद वगैरह दे के गए कि मिर्जा साहब इन्हें पढ़िए और हो सके तो रंग इन लोगों की तहरीर का इख्तियार कीजिए कि आजकल इसी की मांग है। ये अखबार लाहौर और कराची बंदर के हैं। कुछ समझ में नहीं आए और कुछ समझ में भी आए। आधे आधे सफे तो तस्वीरों के हैं, दो दो रंग की छपाई, मोटी मोटी सुर्खियां, अफरंग की खबरें। अगर बहुत जल्द भी आई तो महीना सवा महीना तो लगता ही है, लेकिन ये लोग जाहिर करते हैं कि आज वारदात हुई और आज ही इत्तला मिल गई, गोया लोगों को परचाते हैं, बेपरखी उड़ाते हैं। फिर एक ही अखबार में कशीदाकारी के नमूने हैं, हंडिया भूनने के नुस्खे हैं, खेल तमाशों के इश्तिहार हैं। एक लंबा चौड़ा मजमून देखा, अदाकारा दीबा के चलगोजे किसने खाए। सारा पड़ गया। ये समझ में न आया कि क्या बात हुई, किसकी जेब से किसने चलगोजे निकाल दिए, तो ये कौन सी खबर हुई भला। खैर, ये सब सही, लतीफे की बात अब कहता हूँ। कराची के एक अखबार में मेरे 3 खत छपे। एक मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम से, एक में नवाब इलाइक से तखत्तुब और एक मीर मेहदी मजरू के नाम। मैं हैरान कि इन लोगों ने मेरे खतूत अखबार वालों को क्यों भेजे। अब पढ़ता हूँ तो मजमून भी अजनबी लगता है। आपके जो शराब अंग्रेजी सौदागर दे गया है कुछ तेज है, और ये सच है कि कभी कभी कैफियत एक गुना बेखुदी से आगे की हो जाती। या तो मैंने इस आलम में लिखे, या कल्याण उठाकर डाक में डाल आया, या फिर किसी ने मेरी तरफ से गढ़े हैं और अंदाज़े तहरीर उड़ाने की कोशिश की है। कोने में किसी का नाम लिखा है, इब्ने इंशा। कुछ अजीब नहीं ये साहब इस शरारत के बानी मुबानी हो। नाम से अरब मालूम होते हैं, लेकिन ये क्या हरकत है भाई, सरासर दखल दर माखूलात है। अखबार नवीसी में ठटोल क्या याद मायनी, भाई मुझे बात ही पसंद नहीं आई। उम्मीद है वो टोपियां तुमने नवाब साहब को पहुंचा दी होंगी। नवाब साहब से मेरा बहुत बहुत सलाम और इश्तियाक कहना। मैं सादात का न्याजमंद और अली का गुलाम हूँ। निजात का तालिब, गालिब। उम्मीद है इन खतूत के सिलसिले से आप लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे और हमारे साथ रहिएगा। हमारा विरसा, आपका विरसा, हम सबका विरसा। अपनी आरा से, अपने कमेंट से, अपनी तजावीज़ से आगाह करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।